यदि हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें दो लेंस होते हैं। एक लेंस जिसके सामने वस्तु को रखा जाएगा, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा लेंस जिसके सामने हम अपनी आँखों को रखेंगे और वहाँ से वस्तु के प्रतिबिंब को देखेंगे, तो वो दूसरा लेंस कहलाता है आईपीस लेंस। यहाँ पर ये दोनों लेंस हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके प्रकाश केंद्र को हम O से दर्शाएंगे और जो आईपीस लेंस है उसके प्रकाश केंद्र को हम E से दर्शाएंगे। अब यहाँ पर भी हमको दो डिफरेंट केस में इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। एक जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। इसके लिए हम दो चित्रों को अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। पहला, यहाँ पर हम देख रहे हैं वस्तु को हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा है जिसके प्रतिबिंब का निर्माण होना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये जो वस्तु है ए बी, यहाँ से निकलने वाली जो समांतर किरण है इस मुख्य अक्ष के, वो तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से होते हुए गुजर जाएगी और जो दूसरी किरण इसके प्रकाश केंद्र से गुजरेगी वो सीधे सीधे आगे निकल जाएगी। यहाँ पर इन दोनों किरणों का मिलन हो रहा है, यहाँ दोनों किरणें मिल रही हैं। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा जो इस वस्तु की तुलना में उल्टा होगा। इस प्रतिबिंब को हम दर्शा रहे हैं A1 और B1 से। अब ये जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है वो हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से आगे हुआ है। ये जो प्रतिबिंब पहले वाले लेंस से बन रहा है यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस का, उसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार होना चाहिए, मतलब इस दोनों लेंस का एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि ये प्रतिबिंब इस दूसरे वाले लेंस यानी कि आईपीस लेंस की फोकस दूरी और इसके प्रकाश केंद्र के बीच में हो। मतलब यहाँ पर ये FE यदि हम इस आईपीस लेंस की फोकस दूरी लेते हैं तो FE और इस E के बीच में ये प्रतिबिंब होना चाहिए। और ये जो प्रतिबिंब है A1 B1 इस ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये इस दूसरे वाले लेंस आईपीस लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब अब हम देखेंगे कहाँ बनेगा। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में यदि फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी होता है, जो कि वस्तु की तुलना में सीधा ही बनता है और उसी ओर बनता है। तो यहाँ पर भी ये जो आईपीस लेंस है उसके प्रकाश केंद्र और उसके फोकस के बीच में ये वस्तु है, इसलिए इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो किरण प्रकाश केंद्र से गुजरेगी इस आईपीस लेंस के, वो सीधे निकल जाएगी और दूसरी समांतर किरण इस आईपीस लेंस के द्वितीय फोकस से गुजरते हुए आगे निकल जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी और ये दोनों किरणें आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। यदि हम इन दोनों किरणों को देखें तो ये एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी और वहीं पर इस A1 B1 के प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी कि इस बिंदु पर जिसे हम A2 B2 से दर्शा रहे हैं, ये प्रतिबिंब है इस A1 B1 वस्तु के लिए। और ये जो प्रतिबिंब है A2 B2 जो कि A1 B1 वस्तु का प्रतिबिंब हम लेकर चल रहे हैं, ये अगर पहले वाले वस्तु को देखें जो वास्तविक वस्तु है AB, इसकी तुलना में काफ़ी बड़ा है। मतलब ये प्रतिबिंब अब आवर्धित हो चुका है और ये प्रतिबिंब इस वस्तु की तुलना में उल्टा है। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट वाले लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से हम देखें तो किस प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था? वास्तविक, और वो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा था। लेकिन जो दूसरा लेंस हमने लिया आईपीस लेंस, उस वस्तु से बना वाला प्रतिबिंब आभासी था। यानी कि वो दूसरे वाले प्रतिबिंब की तुलना में सीधा था, लेकिन यदि हम फाइनली वस्तु की तुलना में देखें तो वो उल्टा ही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो उल्टा होता है। मतलब जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं आवर्धित होके, वो उल्टी होती हैं। अब ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है? वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। अब यदि हम अंतरित कोण की बात करें तो वस्तु का अंतरित कोण वो होगा अल्फ़ा, जो कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस में बन रहा है।
और जो प्रतिबिंब है A2 B2, इसके द्वारा जो अंतरित कोण है इस आईपीस लेंस पर, उसको हम दर्शाएंगे बीटा से। अब यदि इस प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर हो, उस कंडीशन में ये चित्र कैसा होगा? यहाँ पर हमने फिर वही दो लेंस लिया है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। वस्तु को हमने वहीं पर ही रखा है AB पर, जहाँ पर कोण बन रहा है अल्फ़ा इस ऑब्जेक्टिव लेंस में। अब जो किरण इसके समांतर आएगी वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस FO से गुजरती हुई आगे चली जाएगी, और जो दूसरी किरण इसके प्रकाश केंद्र से गुजरेगी वो सीधे सीधे आगे निकल जाएगी, और यहाँ पर A1 B1 प्रतिबिंब का निर्माण होगा इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, जो कि उल्टा होगा और वास्तविक होगा। लेकिन अब इस प्रकार एडजस्टमेंट करना है इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को कि ये जो प्रतिबिंब A1 B1 इस ऑब्जेक्टिव लेंस का प्राप्त हो रहा है वो इस आईपीस लेंस की फोकस दूरी पर प्राप्त हो। यहाँ पे आईपीस लेंस की फोकस दूरी हमने FE ली है, तो यहाँ पर इस प्रतिबिंब को रखा जाना चाहिए। मतलब ये जो प्रतिबिंब पहले वाले लेंस से प्राप्त हो रहा है वो दूसरे वाले लेंस आईपीस लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा, और वो वस्तु अभी यहाँ पर फिलहाल इसकी फोकस दूरी पे रखा गया है। तो जब फोकस दूरी पे रखा जाएगा तो जो किरण इसके प्रकाश केंद्र से गुजरेगी वो तो सीधे सीधे आगे निकल जाएगी, और जो किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से गुजर जाएगी। अब ये दो किरणें आपस में कभी नहीं मिलेंगी, या फिर बोल सकते हैं समांतर किरणें हैं, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये अनंत से आ रही हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि समांतर किरणें अनंत पर एक दूसरे को काटती हैं। इसलिए इस आईपीस लेंस के द्वारा जो फाइनल प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर नज़र आएगा? वो अनंत पर होगा, और ये प्रतिबिंब आभासी होगा, क्योंकि वास्तविक रूप से तो यहाँ किरणों का मिलन नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। और यहाँ पर इस प्रतिबिंब का दर्शन कोण यानी कि आंतरिक कोण इस लेंस पे बनेगा, जिसको हम दर्शाएंगे बीटा से। अब इन दोनों ही स्थितियों में हमको इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये प्रतिबिंब द्वारा निर्मित अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा निर्मित अंतरित कोण का अनुपात होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m बराबर बीटा अपॉन अल्फ़ा, क्योंकि बीटा जो है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित अंतरित कोण है और अल्फ़ा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा निर्मित अंतरित कोण है। चूँकि अल्फ़ा और बीटा का मान हम बहुत कम लेते हैं, इसलिए m बराबर हम लिख सकते tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा लिख सकते। इसको हम दे देते समीकरण 1 से। अब इस tan अल्फ़ा और tan बीटा का मान हम चित्र से निकाल लेंगे, और उसके बाद हमको एंगुलर मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो चित्र अनुसार यदि हम देखें, यदि वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा गया हो तो इस प्रकार चित्र बनेगा। ये नेत्र है और वस्तु AB है जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर रखी होनी चाहिए, तो ये कोण बनाएगी अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा AB अपॉन D। अब यदि tan बीटा हम देखें पहले वाले चित्र में, तो इस चित्र में यहाँ पर tan बीटा बराबर हमको मिलेगा A1 B1 अपॉन EB1। यदि हम त्रिभुज A1 B1 E देखें तो यहाँ पर हमको मिलेगा tan बीटा का मान। तो tan बीटा बराबर हो जाएगा A1 B1 अपॉन EB1। अब हम इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में tan बीटा और tan अल्फ़ा का मान रखने पर हमें मिलेगा m बराबर A1 B1 अपॉन EB1 अपॉन AB अपॉन D। यहाँ से m बराबर हम लिखेंगे A1 B1 अपॉन AB इंटू D अपॉन EB1। इसको हम दे देते हैं समीकरण 2 से। अब हम इस चित्र में इन दो त्रिभुजों को देखते हैं, त्रिभुज A1OB1 और दूसरा त्रिभुज AOB। इन दोनों त्रिभुज को हम देखें तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, इसलिए हम A1 B1 अपॉन AB बराबर लिखेंगे
OB1 अपॉन OB। यहाँ से m बराबर हमको मिलेगा, हम A1 B1 अपॉन AB के जगह लिख देते हैं OB1 अपॉन OB, और बाकी क्या था समीकरण में, D अपॉन EB। इसको अब दे देते हैं हम समीकरण 3। अब इन सारी राशियों का मान हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखेंगे, जिससे कि हमको एंगुलर मैग्निफिकेशन मिलेगा। इस चित्र अनुसार यदि अब हम OB1 देखें, O हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इस्तेमाल किया था, तो O से लेकर उसके प्रतिबिंब तक की दूरी ये कहलाएगी इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम सदैव V से दर्शाते हैं। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रतिबिंब है, इसलिए हम यहाँ पर छोटा सा O लिख देंगे। वैसे ही OB को यदि हम देखें तो OB ये वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी सदैव हम U से दर्शाते हैं, और ये किस लेंस से वस्तु की दूरी है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से, इसलिए हम नीचे छोटा सा O लिख देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। और चिन्ह परिपाटी यदि लगाएं तो ये माइनस होगा, क्योंकि ये आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापा जा रहा है। इसी प्रकार जब हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने वाले प्रतिबिंब को देखें, यानी कि D को, तो ये भी आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी जा रही है, इसलिए इसे भी हम लिखेंगे माइनस D के द्वारा इसको लिखा जाएगा। और EB1 यदि हम देखें तो ये है प्रतिबिंब की दूरी आईपीस लेंस से, तो ये है आईपीस लेंस के लिए वस्तु की दूरी, क्योंकि A1 B1 वस्तु की तरह कार्य कर रहा था आईपीस लेंस के लिए, तो वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं U से। चूँकि ये आईपीस लेंस का है, इसलिए हम इसको दर्शाएंगे E से, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसे लिखा जाएगा -UE। अब ये सारे मान हम m के फॉर्मूले में रख देते हैं, तो m बराबर हो जाएगा -VO अपॉन UO, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -D अपॉन -UE। माइनस और माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा m बराबर -VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। अब इस फॉर्मूले को हम दो अलग अलग स्थिति के निकालते हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। लेंस के फॉर्मूले के अनुसार 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी होती है और u वस्तु की दूरी। अब यहाँ पर v बराबर होगा d, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम इसको लिखेंगे -D। वैसे ही u बराबर हम लिखेंगे -UE। अब 1/FE बराबर कितना हो जाएगा, 1/-D माइनस 1/-UE। 1/FE बराबर होगा 1/-D, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हम लिखेंगे 1/UE। अब इस पूरे समीकरण को यदि D से गुणा कर दें तो हमें मिलेगा D/FE इक्वल टू D/-D प्लस D/UE। D से D कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 1, तो फाइनली हमें मिलेगा D/FE इक्वल टू -1 प्लस D/UE। और पक्षांतर करें, 1 को दूसरे पक्ष में ले जाएं तो हमें मिलेगा D/UE इक्वल टू D/FE प्लस 1। हमने यहाँ से D/UE का मान निकाला है, क्योंकि ये मान मैग्नीफिकेशन में हमको पुट अप करना है। तो यहाँ से m का मान क्या मिलेगा, हमें फाइनली जो मिला था m का मान वो था m बराबर -VO/UO D/UE। तो इस D/UE के जगह मान लिख देते हैं, तो m बराबर मिलेगा -VO/UO ब्रैकेट के अंदर D/FE प्लस 1। एक्चुअली ये जो मैग्नीफिकेशन है, ये दोनों लेंस के मैग्नीफिकेशन का संयोजन होना चाहिए, मतलब ये संयुक्त मैग्नीफिकेशन होना चाहिए। तो यदि हम दोनों लेंसों का मैग्नीफिकेशन अलग अलग लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका मैग्नीफिकेशन MO लेते हैं और आईपीस का ME, तो ये जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें मिल रहा है m, ये होना चाहिए MO इंटू ME। और इस सूत्र से हम देखें तो MO बराबर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव
लेंस का मैग्नीफिकेशन, यानी MO बराबर होगा -VO अपॉन UE, और इस आईपीएस लेंस का मैग्नीफिकेशन ME होना चाहिए D अपॉन FE + 1। और हमने पहले भी निकाला था जब हमने सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए मैग्नीफिकेशन निकाला था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, वहाँ पे भी यही फॉर्मूला आया था M बराबर D अपॉन FE + 1। चूँकि आईपीएस लेंस भी तो एक उत्तल लेंस ही है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की जैसे अकेले काम करेगा, इसलिए यहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वही होगा। अब इस स्थिति में जो इस माइक्रोस्कोप की लंबाई होगी, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस लेंस की जो दूरी होगी, यदि उसको हम L से दर्शाएं तो ये L बराबर होगा OE के, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस लेंस के बीच की दूरी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे L बराबर OB1 प्लस EB1, और O से लेकर B1 तक की दूरी कितनी है, यहाँ से देखें तो ये दूरी VO के बराबर है, और EB1 की दूरी कितनी है, UE के बराबर। तो L बराबर होगा VO प्लस UE। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। अनंत पे प्रतिबिंब कब बनेगा, जब आईपीएस लेंस की फोकस दूरी पर वस्तु को रखा जाए, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रतिबिंब बन रहा है वो आईपीएस लेंस की फोकस दूरी पर हो। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे UE बराबर FE। अब इसको मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में रख देते हैं मान, तो M बराबर -VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE था, तो UE के स्थान पर हम लिखेंगे FE। और यहाँ पर भी जो मैग्नीफिकेशन है दोनों लेंसों के मैग्नीफिकेशन का गुणन होना चाहिए, तो हम लिखेंगे M बराबर MO इंटू ME, यानी कि जो पहले लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन MO है वो तो -VO अपॉन UO ही रहेगा, लेकिन जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है उस कंडीशन में जो आईपीएस लेंस का मैग्नीफिकेशन है वो D अपॉन FE है। और ऐसा हमने सरल सूक्ष्मदर्शी के समय भी देखा था जब हमने एक सिंगल लेंस लिया था। अब इस स्थिति में इस माइक्रोस्कोप की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पर भी माइक्रोस्कोप की लंबाई ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस लेंस के बीच की दूरी होगी, और इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर होगी VO प्लस FE। इसका मतलब यहाँ पर इस मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को हम देखें तो इससे स्पष्ट है कि मैग्नीफिकेशन अधिक हो, यदि हम ऐसा चाहते हैं तो इनके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहले UO का मान कम होनी चाहिए। चित्र अनुसार यदि हम देखें तो जो वस्तु कहाँ पर रखी गई है, ये फोकस से बाहर रखी गई है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकस दूरी भी कम होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, VO का मान अधिक होना चाहिए यदि मैग्नीफिकेशन अधिक चाहिए तो। और हम जानते हैं कि जो फाइनली इमेज है वो कहाँ पर बनता है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के पास बनता है। इसका मतलब VO अधिक कब होगा, जब नली की लंबाई अधिक होगी। और तीसरा हम देखते हैं कि M का मान कब अधिक होगा, जब FE का मान कम होगा। हम देखते हैं यहाँ पर FE का मान FO से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस लेंस की फोकस दूरी है इनके बीच में अंतर कम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत छोटा हो और आईपीएस लेंस बहुत बड़ा हो। हालांकि जब हम माइक्रोस्कोप को देखते हैं तो होता ऐसे ही है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज़ छोटा रहता है और आईपीएस लेंस का साइज़ बड़ा रहता है, लेकिन इनकी फोकस दूरी में इतना भी अंतर नहीं होना चाहिए। इनके बीच की फोकस दूरी का अंतर कम होना चाहिए।